स्वागत है बच्चों आपका। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। बच्चों इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश अपवर्तन के नियम। ठीक है, तो आइए थ्योरी लगाइए। सुनिए, प्रकाश अपवर्तन के दो नियम। कितने नियम? पहला नियम क्या है? आप कहेंगे तो एक नियम और बढ़ जाएगा उसमें, जिसको स्टोक्स के नियम के नाम से जानते हैं। आगे चल के बताएंगे, फिलहाल अभी सुनिए। तो प्रकाश अपवर्तन के दो नियम। पहला नियम है, यहाँ फिगर बना लेते हैं एक बार। तो समझने से लिखने से पहले हम थोड़ा फिगर समझते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास पारदर्शी रहेगा। क्या पारदर्शी? पारदर्शी पृष्ठ रहेगा। ठीक है, प्रकाश किरण को किसी पारदर्शी पृष्ठ पर डाला गया। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण आ रही है। मान लीजिए यहाँ वायु है, पहला माध्यम। और दूसरा माध्यम, मान लीजिए ये पारदर्शी पृष्ठ जो है कांच का बना है, काफी मोटी प्लेट है, ये कांच का बना। तो ध्यान ये दीजिएगा, जब प्रकाश किरण आएगी वायु से, किससे आएगी? वायु। और जा किसमें रही है? तो जब ये वायु कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है, क्योंकि इसके अणु दूर दूर होते हैं। और कांच कैसा माध्यम है? माध्यम है, क्योंकि इसमें अणु जो होते हैं आस पास होते हैं। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। पता है ना कि क्या हो जाएगा? अभिलंब की ओर। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाए। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, ये हमारा अभिलंब है, ये हमारा प्रति किरण, और ये बच्चों अपवर्तित किरण। ठीक, ये तो नॉर्मल है, आप जानते हैं। यहाँ पर आपतन बिंदु है। अब सुनिए, आपतित किरण के द्वारा अभिलंब पर बना कोण क्या है? आई। और अपवर्तित किरण के द्वारा अभिलंब पर बना कोण। तो प्रकाश अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब एक ही तल में स्थित होते। अगर इस लाइन को ऐसे बढ़ा लीजिए, तो ये तीनों एक ही तरफ स्थित होते। समझ में आया या नहीं? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब ऊपर भी होगा और नीचे। ये लाइन क्या कहलाएगी? अभी ये सदैव एक तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब एक तल में स्थित होते। समझ में आया या नहीं? पक्का? अब देखिए, ये पहला नियम हो गया, तो लिख लीजिए इसको। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब। ठीक है, इस आपतन बिंदु से डाले गए लंब को ही क्या कहते हैं? अभिलंब। एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं? कोई डाउट नहीं? दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या कहेगा? देखिए सुनिए, कितने माध्यम होंगे बताओ रिया? एक माध्यम है, दो? दो माध्यम। और ये प्रकाश केवल क्या यहाँ पे लाल है, तो क्या यहाँ बैगनी हो जाएगी? नहीं, वही कलर रहेगा ना। तो कितने रंग रहेंगे? एक रंग। प्रकाश केवल कितने रंग की रहेगी? एक रंग की। और माध्यम कितने रहेंगे? दो। तो देखिए, किन्हीं दो माध्यमों, कोई भी दो माध्यम होंगे,
चाहे वायु कांच हो, चाहे वायु जल हो, चाहे जल और कांच, बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। तो कहेंगे एक रंग की प्रकाश किरण, एक रंग मतलब एक ही रंग की प्रकाश किरण को आप डालेंगे चाहे जिस तरह से। तो ठीक है, किसी एक रंग की प्रकाश किरण और दो माध्यमों के लिए ये क्या बोलेंगे, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब लगाएंगे साइन आगे, आई के आगे साइन लगाएंगे, साइन आई बन जाएगा। और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण को आर से दिखाते हैं, इसके आगे ज्या लगाना है मतलब साइन लिखना है, तो साइन आर हो जाएगा। का अनुपात सदैव नियत होता है, और इस नियत मान को एन से दिखाते हैं या म्यू से दिखाते हैं। ठीक है, समझ में आया? फिर से एक बार दोहराता हूं और लिख लेते हैं। ठीक, ठीक है। तो लिखेंगे किन्हीं दो माध्यमों और एक रंग की प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का अनुपात सदैव नियत। तो क्या लिखेंगे, किन्हीं दो माध्यमों और एक ही रंग की प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या को अगर आप लिखना चाहें तो साइन आई लिख लीजिए, तथा तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसका मतलब हो गया साइन आई अपान साइन आर बराबर यन, और यन क्या है यहाँ पर, नियतांक। इसे म्यू से भी दिखा सकते हैं। तो जहां यन माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक है, अगर माध्यम एक के अपवर्तनांक को यन वन से दिखाएं और माध्यम दो को यन टू से दिखाएं, तो मेरे पास फार्मूला क्या निकलेगा, क्या मैं यहाँ लिख दूं, एक लाइन यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास साइन आई अपान साइन आर बराबर हो जाएगा यन, और यन का वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया अभी, यन टू अपान जिसका रहता है अपवर्तनांक उसको ऊपर लिखते हैं, और जिस माध्यम से लाइट आती है उसका अपवर्तनांक नीचे। ये हो गया हमारा प्रकाश अपवर्तन का दूसरा नियम। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे ऊपर लिखूं क्या, यहाँ जगह है, इसे स्नेल का नियम कहते। ठीक, थोड़ा और कुछ रिलेशन अगर जानना है आपको तो यहाँ सुन लीजिए। साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या होता है, यन या यन टू अपान यन वन। ठीक है, सुनिए जरा आप लोग लॉजिकली सोचिए कि माध्यम एक का अपवर्तनांक, ये विभिन्न माध्यम है ना, अपवर्तनांक का मतलब समझिए आसपास कितने अणु हैं,
बताओ ये चाल का अपवर्तनांक होता क्या है? अगर अपवर्तनांक की परिभाषा जानना चाहें तो अपवर्तनांक किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस माध्यम में उसकी चाल का निर्धारण करता है, मतलब बताता है कि उसकी चाल कम होगी या ज्यादा। अपवर्तनांक क्या करेगा? एक माध्यम में किसी वस्तु की या प्रकाश की चाल का निर्धारण करेगा, मतलब प्रकाश तेज चलेगी या धीमी चलेगी, ये निर्धारित करने वाला जो हमारा कारक होगा उसका नाम होगा अपवर्तनांक। तो सोचिए हमारे पास दो माध्यम है, पहला वायु है, दूसरा कांच है। तो प्रकाश की चाल किसमें ज्यादा होगी, वायु में या कांच में? वायु में। जिसमें अणु दूर दूर होंगे वहां पे चाल ज्यादा होगी। तो इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, ज्यादा। और इसमें क्या होगी? तो अगर चाल ज्यादा होगी, क्या आप लोग जानते हैं चाल और तरंग दैर्ध्य में सीधा संबंध होता है या उल्टा? तो बताइए। तरंग दैर्ध्य मतलब एक प्रकार की दूरी समझिए। क्या समझिए? चाल बढ़ेगा तो क्या दूरी भी बढ़ेगी? या दूरी बढ़ेगी तो चाल भी बढ़ेगा। सीधा संबंध होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पहले वाले माध्यम में यानी वायु में हमारा अपवर्तनांक कम है। अपवर्तनांक कम होगा तो चाल क्या होगी, ज्यादा। फिर से बोल रहा हूँ, अपवर्तनांक कम होगा तो चाल क्या होगी। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो ये जैसे इसका उल्टा होगा। इसमें क्या है, अपवर्तनांक ज्यादा है N2 का। तो N2 क्या है, कांच है, सघन माध्यम। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा। अगर सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है तो इसकी चाल क्या हो जाएगी। अब उल्टा संबंध आ रहा है इसलिए इसको बट्टे में करके दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखो जिसमें अपवर्तनांक कम होगा उसमें चाल क्या हो जाएगी, उल्टा संबंध है इसीलिए इसको ऐसे समझ में आया कि नहीं आया। और बताओ चाल और तरंग दैर्ध्य में कैसा संबंध होता है, सीधा। तरंग दैर्ध्य को आप जानते होंगे तो लैम्डा से दिखाते हैं। तो जहां पे चाल है ज्यादा होगी वहां पर तरंग दैर्ध्य भी क्या होगी। आया नहीं आया? अपवर्तनांक का मान बढ़ने पर चाल का मान घट जाएगा, परंतु यहाँ पे चाल का मान बढ़ाने पर तरंग दैर्ध्य का मान भी बढ़ जाएगा। तो जिस प्रकार से यहाँ पर V1 V2 हो, यहाँ V1/V2 है तो यहाँ पे हमारा λ1/λ2 होगा। लेकिन ये वाला जस्ट इसका उल्टा होगा, मतलब ये N2/N1। बहुत सारी बुक में N को μ2 दिखाता है, ये भी अपवर्तनांक को ही इंडिकेट करता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? इसका इतना आगे आप लोगों को बोलो। अच्छा, जब प्रकाश केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या क्या बदल जाता है, अपवर्तनांक बदल जाता है, वेग बदल जाता है, और तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। क्या नहीं बदलता? तो जब प्रकाश केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। आवृत्ति मतलब एक सेकंड में कंपनों की। ठीक है, प्रकाश एक सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, कितना कंपन कर रहा है, ये हमारा कहलाएगा। तो पहले चीज तो आवृत्ति नहीं बदलेगा, दूसरा कला नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? कला क्या, क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं। किसी कला किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी क्षण विशेष में उसकी स्थिति एवं दिशा का प्रदर्शन करता है। तो दो चीजें नहीं बदलेंगी, कौन कौन सी? नंबर एक आवृत्ति, और नंबर दो कला। समझ में आया कि नहीं है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो न तो उसकी आवृत्ति बदलेगी न ही उसकी। क्लियर है? क्या बदल जाएगा अगर कोई पूछेगा तो आप बता। अपवर्तनांक बदल जाएगा, वेग बदल जाएगा, और तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा। क्लियर है? पॉज करके नोट कीजिए।